यार एक क्विज दिया था, वो सबसे हो गया? उसमें कोई गलती या कोई कंफ्यूजन जो पूछनी हो? कोई ऐसा था जिसने गलती की क्विज के अंदर? क्या गलती की? इंटरप्शन पीरियड भूल गए थे, उसको कंसिडर नहीं किया था। कोई ऐसा तो नहीं जिसने साल के शुरू से ही इंटरेस्ट चिपका दिया हो? क्योंकि हमने लोन कब लिया था, उसमें मार्च में लिया था, तो उसकी उस चीज का आपको ख्याल रखना है। चलिए जैसे आज पहले शुरुआत करते हैं एक पास पेपर से, या पास पेपर के अलावा हम ये कह सकते हैं कि हमने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था जनरल बोरिंग का। ऐसा ही है, मैं रिकॉल करा देता हूँ। मैंने कहा था जनरल बोरिंग का मतलब ये है कि आपने जो बैंक से पैसा लिया है वो ये कह के नहीं लिया कि मैंने इस एसेट के लिए लिया है, बल्कि आपने जनरली उठा लिया है। तो अब आप बैंक को जो सूद पे कर रहे होंगे या इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, क्या वो किसी स्पेसिफिक एसेट के लिए होगा या सबके लिए होगा? अच्छा, सबके लिए होगा। अब एक बात, अगर मैं ये कहूं अगर एक ही बैंक है तो मुझे कोई वेटेड एवरेज निकालने की नीड नहीं है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं जो मैंने लास्ट क्लास में किया था, मैंने कहा था कि भाई बैंक ए है और बैंक बी है, मैंने दोनों बैंक से लिमिट ली हुई है, एक 5 मिलियन की, एक 1 मिलियन की। मैंने कहा लेट से अगर मेरे पास सिर्फ एक ही बैंक है जिसको मैं नाम देता हूं बैंक ए, तो मुझे एक बात बताओ, तो बैंक ए का तो एक ही इंटरेस्ट होगा ना? देखो ये क्यों वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लाया गया था, बात समझें। भाई मैं कह रहा हूं कि इस 5 मिलियन की लिमिट में से मैंने दिन के हिसाब से बैलेंस क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा, कभी पैसे निकले होंगे, कभी विड्रॉ हुए, कभी डिपॉजिट किए, कभी विड्रॉ किए, कभी रीपे किए। तो क्या ये बैलेंस कांस्टेंट रहा होगा या डे टू डे बेसिस पे चेंज हुआ होगा? अच्छा, वो दिन बाय दिन चेंज हुआ होगा, ऐसा ही है। तो बैंक ने मुझे पूरा इंटरेस्ट बता दिया था मेरी एग्जांपल में कि एक्चुअल इंटरेस्ट कितना था, 2,40,000 का, और दूसरे बैंक में इंटरेस्ट कितना था, 3,40,000 का। मैंने कहा टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस मुझे बता दिया था, किसने बता दिया था? बैंक ने। देखो इंटरेस्ट पेबल तो 2,40,000 से ही होगा और 3,40,000 से ही होगा। अब यू नीड टू डिसाइड कि इस 2,40,000 में से कैपिटलाइज कितना होना है, इस 3,40,000 में से कैपिटलाइज कितना होना है। तो उसके लिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई लोगों ने टोपी ड्रामे करना शुरू किए, जो सबसे महंगा वाला इंटरेस्ट था का हमने पैसा वहां से निकाला था, ताकि वो इंटरेस्ट पीएनएल में जाने से बच जाए और वो क्या हो जाए, कैपिटलाइज हो जाए, जो कि अलाउड नहीं है। स्टैंडर्ड ने ये कहा जब भी एक से ज्यादा बोरिंग है तो आप एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लें। क्या निकाल लें? अच्छा, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालने का तरीका ये है कि एवरेज बैलेंस देखें। एवरेज बैलेंस का मतलब है ऑन एवरेज पूरा साल मेरा कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग था ऑन एवरेज। ये एक्चुअल है या एवरेज है? एवरेज है। और फिर हमने कहा कि भाई इस बैंक का एवरेज बैलेंस इतना था, हमने कहा इन दोनों बैंक के एवरेज बैलेंस हमने डिनोमिनेटर में रखे, हमने कहा टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट ऊपर रखा। तो हमने कहा कि ऑन एवरेज मैंने दोनों बैंकों का मिला के कितना इंटरेस्ट पे किया है, 13.48। अब वो कहता है देखो दोनों में फर्क है। जनरल बोरिंग के अंदर जब मैं पैसा निकालता हूं तब सूद चार्ज होता है। स्पेसिफिक बोरिंग के अंदर जैसे ही मैंने बैंक से पैसा ले लिया इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो गया। एग्जांपल दें सर, भाई मैंने कहा मैंने बैंक से 1 मिलियन रुपीस लिए और मैंने बैंक को कहा कि भाई ये 1 मिलियन मैं इस एसेट के लिए ले रहा हूँ। अब मुझे तुम बताओ कि मैं उस एसेट पे वो 1 मिलियन लगाऊं या ना लगाऊं, इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके बरक्स अगर मैं जनरल बोरिंग की बात करूं, उसमें से पैसा निकालता ही तब हूं जब किसी एसेट पे लगाना हो। तो क्या हमने जो एग्जांपल की थी, हमने उसमें कहा था, प्लीज समझिएगा, कि हमने 1,50,000 निकाले, उसके ऊपर हमने ये रेट लगा दिया। मैंने कहा टेक्निकली मैं बैंक ए से पैसे निकालूं, बैंक बी से पैसे निकालूं, मैंने दोनों का एवरेज इंटरेस्ट ले लिया। और मैंने कहा कि ये 4 महीने तक मैंने चार्ज किया। 4 महीने तक इसलिए चार्ज किया क्योंकि जुलाई में जाके मैंने फिर से पैसे निकाले। तो क्या मेरा अब इंटरेस्ट 1,50 पे लगेगा, ये 1,50 प्लस 2,00,000 पे? तो मैंने कहा अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा आगे, 3,50 पे। तुम लोग मुझे एक बात पे गाइड करो सर, यहाँ पे आप 3,50 कह रहे हैं, ऊपर आपका एवरेज बैलेंस 3.5 मिलियन आ रहा है, ऐसा क्यों? ये जो एवरेज बैलेंस है ना, ये आपकी तमाम पर्पज के लिए है। आपने जनरल बोरिंग में मल्टीपल जगहों पे पैसे लगाने के लिए निकाला होगा, जबकि ये सिर्फ किसकी वर्किंग कर रहे हैं, एसेट की। यानी सर एक एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर हम एक सवाल करते हैं, सुनिएगा।
मैं डायरेक्ट शुरुआत ही मुश्किल सवाल से करता हूँ, सही है जी, फोकस के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझना। मैंने कहा कि भाई ये हमारा आ गया बैंक ए, ये हमारा आ गया बैंक बी। मैं आज डायरेक्ट पास पेपर कर रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूँ, तो फोकस होकर देखना है इसको। मैंने कहा दो बैंक है मेरे पास। अच्छा, मैंने शुरुआत की है जनवरी 1 2019 से। मुझे एक एसेट बनाना है और इस एसेट को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें लगेंगे 2 साल। कितने साल लगेंगे? 2 साल। अच्छा, मैंने बैंक ए से 2019 में लिमिट ले ली और बैंक बी से 2020 में क्या ली है? लिमिट ली है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि बैंक ए और बैंक बी दोनों मेरी स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है, जनरल बोरिंग है। अच्छा, मैंने कहा इसकी लिमिट है 3.5 मिलियन और इसके बरक्स बैंक बी की लिमिट है 2.5 मिलियन। ये कुछ सिनेरियोज हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये बैंक रेट ऑफर करता है 10% का, ये बैंक बी रेट ऑफर करता है सर 15% का। सर क्या अभी इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू करूं या जब पैसे निकालूं? अच्छा, फिर बात समझिएगा। फिर वो आपको नीचे डेटा देगा कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, सही है जी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेट से उसका आ रहा है भाई हमारे पास 2.2 मिलियन का। मैं बात कर रहा हूँ 2019 की। ये कब का बैलेंस है? 2000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे जो फोकस करना, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 2.2 मिलियन का। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब समझते हो कि इस साल के आखिर में मैंने कुल मिला के इस बैंक से इतने पैसे निकाले। मैं भी फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्लोजिंग का मतलब क्या है? कुल मिला के इस वाले बैंक से मैंने इतने पैसे निकाले, ये बात याद रखिएगा। फिर उसने कहा एक एवरेज बैलेंस, वो कह रहा है भाई एवरेज बैलेंस है 2 मिलियन का। एक्चुअल बैलेंस और एवरेज बैलेंस में क्या फर्क है भाई? एग्जांपल सर, एग्जांपल यही तो सीखना। देखो ये तो कंफ्यूजन होती है एग्जाम के अंदर, ये वो सारे जार्गन है जो वो यूज करता है। भाई देखो हमने सिनेरियो बना रहे हैं, सही है। मैंने कहा कितने बैंक है मेरे पास? बैंक ए। एसेट कब से बनाना शुरू करूंगा? जनवरी 1 2019 से। कॉन्ट्रैक्टर को लेट से आउटसोर्स कर दिया मैंने, सही जी, ये बात याद रखिए, कॉन्ट्रैक्टर को आउटसोर्स कर दिया, एसेट बनाना है। अच्छा, बैंक ए मुझे कह रहा है मैं आपसे सूद कितना चार्ज करूंगा, लिमिट कितनी दी है? 3.5 मिलियन। बिल्कुल एक्टिव रहना क्योंकि अभी पास पेपर तुम लोगों ने करना। भाई उसने कहा कि 3.5 मिलियन की, बहुत सुकून से समझना, 3.5 मिलियन की इसने मुझे क्या असाइन की है? लिमिट असाइन की है। अच्छा, जैसे ही मैंने, मुझे पता लगा कि भाई उसने मुझे लिमिट असाइन की है, तो मैंने कहा कि भाई ये तो साल के आखिर में जब मैं पहुंचा 31 दिसंबर पे, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 31 दिसंबर पे एक्चुअल पैसे जो मैंने इस बैंक से निकाले हैं वो कितने हैं? तो सर फिर ये एवरेज बैलेंस बता रहा है 2 मिलियन का। अब देखें, आप समझे, जैसे वही वाली बात हो गई क्रिकेट मैच के अंदर, मैं कहूं कि एक प्लेयर ने इस मैच में कितने रन बनाए, या इन टोटलिटी कहूं कि आज तक कितने रन बनाए, तो वो क्लोजिंग बैलेंस है मेरा कि आज तक कितने रन हो गए। पर हर मैच में क्या सेम रन बनाए होंगे, या कभी ज्यादा या कभी कम? तो ये बैंक का भी यही हिसाब किताब है कि पैसे लिए होंगे, कुछ रीपे किए होंगे, लिए होंगे, कुछ रीपे किए होंगे, तो ऑन एवरेज पूरे साल में कितना बैलेंस रहा होगा? 2 मिलियन का। बात क्लियर है? चलिए जी, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब आपको एग्जाम में वो कहेगा कि आपने, आपके पास कैश अवेलेबल जो था जनवरी 1 को, मैं कह रहा हूँ जनवरी 1 को, हाँ बहुत सुकून से समझिएगा, मैं कह रहा हूँ जनवरी 1 को मेरे पास कैश अवेलेबल, में उसकी बात कर रहा हूँ। उसने कहा लेट से आपके पास कैश अवेलेबल था 20 मिलियन का। 20 मिलियन ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। हमने भाई कैश अवेलेबल था मेरे पास 0.1 मिलियन का, सही जी, बहुत फोकस के साथ था 0.1 मिलियन का। अच्छा, और फिर हमने कहा एसेट की टोटल कॉस्ट जो लगेगी वो लगेगी सर हमारे पास 5 मिलियन। मैं आपसे अब आपके सामने सिनेरियो है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या मैं पहले बोरिंग करूं या पहले जो पैसा पड़ा हुआ है वो यूज करूं? अच्छा, तो मैं बोरिंग क्यों नहीं कर रहा? तो सर लिमिट है तो सही मेरे पास,
तो सर फिर इंटरेस्ट लगेगा ना, तो वो गलत बात हो जाएगी। तो सर टेक्निकली क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अभी मैं बैंक की तरफ तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे पास कैश अवेलेबल है। अच्छा, अब हमने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्टर को, तो हमने कहा कॉन्ट्रैक्टर को फर्स्ट पेमेंट जो हुई है वो सिर्फ 1 फेब को हुई है, और वो हुई है, लेट से, प्लीज सुनिएगा इसको, वो हुई है सर लेट से 0.2 मिलियन की। कितने की हुई है? 0.2 मिलियन की। 0.2 मिलियन का मतलब है 2 लाख रुपए। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, प्लीज बहुत सुकून से बताना। सर ये 5 मिलियन में से मैंने 0.1 की मिलियन, ये 0.2 की पेमेंट कर दी, तो 0.1 कहाँ से पे करूं? कैसे? अच्छा जी, मैंने कहा कि भाई अगर मैं ये कहूं कि भाई मैंने 0.2 मिलियन, यानी इसको यहां पे लिखा मैंने, टू बी पेड टू कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा ही है, जिसमें से 1 लाख रुपए आउट ऑफ कैश, बचा कितना? ये कहां से फाइनेंस करूंगी? अच्छा, ये बोरिंग होगी आपकी, सही है, हमने यहाँ पे लिख दिया, ये आ गया टू बी। अब मेरा आपसे सवाल है, सर ये तो साल के आखिर में बैलेंस बता रहा है 2.2 मिलियन आपने निकाले हैं। कितने निकाले? 2.2 मिलियन निकाले आपने, तो यहाँ पे सिर्फ अभी तक 1 लाख निकाले हैं। नहीं, बाकी आपने बाकी चीजों के लिए भी निकाले होंगे। नहीं, यही बात समझ, मैं कह रहा हूँ आपने बाकी चीजों के लिए भी तो निकाले होंगे ना। मैं ये कह रहा हूँ, आपको समझाने का मकसद ये कि जनरल बोरिंग का मतलब है आपने जो पैसे विड्रॉ किए हैं वो सिर्फ एसेट के लिए नहीं है, बहुत सारी पर्पजेस के लिए। तो उसमें से 1 लाख रुपए आपने एसेट पे निकाल लिए। अच्छा बात समझिएगा, मैंने कहा 1 लाख रुपए जब निकाले हैं वो दिन है 1 फेब, 1 लाख रुपए। अच्छा भाई, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना? 10%। पर मुझे एक और बात बताओ, सर आपने एवरेज क्यों नहीं लिया? आपके पास तो 2 बोरिंग है। बस ये दिमाग में रखना, वो लिमिट पहले साल में अवेलेबल ही नहीं है, तो एवरेज निकालने की नीड है एक ही रेट। क्योंकि अब देखो नीचे लिख के देगा तुम्हें कि टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस, खाली ऐसे ही मुझे बता दो 2.2 मिलियन का 10% कितना हो गया? 2 लाख या 220? सही है, ये आ गया। प्लीज समझिएगा, बैंक आपको कह रहा है कि मेरे पास जो तुम्हें तुम्हें मुझे पे करना है वो कितना पे करना है? 220। मुझे कसम से मेरा एक्सपेंस भी 220 ही है, बट मुझे इस 220 में से अलग करना है कैपिटलाइज वाला। अच्छा, फिर मैं वापस आपसे पूछता हूँ खाली आपकी नॉलेज के लिए, क्या मैं इस 220 को पूरा कैपिटलाइज कर दूं, या इसके अंदर जो एसेट वाला है उसको? एसेट वाला है उसको, सही है जी। अच्छा, तो मैंने ये कहा कि एसेट पे कितना खर्चा हुआ है? 1 लाख का। प्लीज बहुत फोकस होकर तुम बताना, मैं कह रहा हूँ सर 2 लाख हुआ था ना, एक क्यों कह रहे हो? 1 लाख कैश से गया है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि भाई सेकंड पेमेंट आप लोगों के लिए मैंने रख दी लेट से 1 मिलियन की, और वो आ गई अक्टूबर 1, 2019 पे। हाँ भाई, कहा भाई ये अक्टूबर 1, 2019 कितने की है भाई? 1 मिलियन। हमने कहा भाई ये 1 मिलियन की हमारे पास पेमेंट आ गई। अच्छा, मैंने कहा कि भाई पहली फेब से लेके मैं आखिर तक जाऊंगी, अक्टूबर में ये बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, आगे सुने, मैंने कहा जनवरी तो नहीं आएगा, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने? 8 महीने। मैंने कहा 8 मंथ्स इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा होगा, कितना आ गया? 10,000 इंटू 8/12। जल्दी जानी, 66667। या प्लीज जरा फोकस हो गया, मैंने कहा 66667 का 8 मंथ्स का इंटरेस्ट ऐसा है जो मानते हो इसके अंदर शामिल होगा 220 के अंदर। पक्की बात है, क्योंकि देखें इस साल में जो मैंने बोरिंग की है, जो भी मैंने उधार लिया है बैंक से, उसमें से 1 लाख रुपए अब तक किसके लिए लिया है? एसेट के लिए। तो उसका मैंने इंटरेस्ट अलग कर लिया ना यहाँ पे, उसमें से टोटल क्या करूंगा? ये कैपिटलाइज कर दूंगा। आगे
मैंने कहा कि भाई अक्टूबर 1 2019 पे ये 1 मिलियन से क्या हुआ, तो ये क्या हो गया यार, मैं कह सकता हूं कि 1.1 मिलियन अब अगले 3 महीने इंटरेस्ट देना है मुझे, तो मैंने कहा इस पे 10% इंटू 3/12, 27,500। अच्छा इसको सम करो प्लीज, 34,167। बच्चों क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास देखो यहाँ पे टोटल बोरोइंग कितनी आ रही है, 1.1 मिलियन। प्लीज यार ये वाला फोकस करना है, ऊपर टोटल बोरोइंग कितनी आ रही है, 2.2 मिलियन। साथ साथ बड़ा फोकस हो गया, मैं कह रहा हूँ मेरी यहाँ टोटल बोरोइंग कितनी आ रही है, ऊपर कितनी आ रही है, हाउ इज दिस पॉसिबल, बाकियों के लिए भी है। अच्छा यानी अब एक फ्रेमवर्क बन गया मेरे दिमाग में। मैंने कहा जनरल बोरिंग से मैंने रोज बरोज पैसा निकाला होगा, जिसमें से कुछ अपने अलग मकासद के लिए और कुछ एसेट के लिए। मैंने कहा जिसके लिए भी पैसा निकाला था उस सब का इंटरेस्ट ये था 220। कितना है, 220। मैं कह रहा हूं मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, वो 220 से मेरे पीएनएल में 220 जाना चाहिए था। मुझे सिर्फ ये देखना है कि इस 220 में से कितना पीएनएल में, तो उसके लिए मैंने वर्किंग की, उसके लिए मैंने वर्किंग की। अच्छा मैंने वर्किंग ऐसे की, जब मैंने पैसे निकाले तब से सूद चार्ज करना शुरू किया। मैंने कहा जैसे ही मैंने पैसे और निकाले मेरा बैलेंस क्या हो गया, और फिर उसके ऊपर चार्ज हुआ। इसके बरक्स स्पेसिफिक बोरिंग के अंदर आप डे 1 पे पैसा निकाल लेते हो, अब उसको यूज करें, उस पे इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है। देखो दोनों में फर्क है, मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ ताकि इसमें गलती नहीं हो। मैं कह रहा हूँ जनरल बोरिंग तुम बताओगे, पहले स्पेसिफिक बताओ। स्पेसिफिक बोरिंग में क्या होता है, पैसे निकाल लिए, यूज करो, इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। अच्छा यहाँ पे जब जब पैसे निकालूंगा और पैसे निकालूंगा तो बैलेंस और चार्ज होगा। क्लियर है। अच्छा मेरी तसल्ली के लिए मुझे आखिर बार बता दो, मैंने यहाँ पे खुदा के वास्ते ये बताओ कि क्यों वेटेड एवरेज नहीं निकाला। एक ही बैंक है तो मुझे कोई पंचायत नहीं है, तो सर दैट मींस कि आपको पहला साल क्लियर है, सही है। अच्छा अब अगर मैं तुम्हें वैसे ही पूछूं मेरी इस साल की एंट्री क्या बनेगी, आप बोलेंगे सर इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कितने से, 220 से। 220 से कैसे, एक्चुअल तो यही है ना, बैंक को ये नहीं पे करना करना है। अच्छा फिर मैंने कहा ये कैपिटलाइज हो गया तो वह तो एंट्री बैलेंस ही नहीं हो रही सर। बाकी आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस 833। अच्छा अगर मैं आपसे एमसीक्यूज में जैसे पूछता हूँ ई क्विज में, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है, 220। कैपिटलाइज कितना है, 34167। और पीएनएल में कितना है, बात क्लियर है। अब तुम लोग मुझे जवाब दोगे बता दिए तो गेम ऑन है इधर, क्योंकि हम साथ साथ बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाना भी सीख रहे हैं। इधर सुनो, मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितने की आएगी, लोन लायबिलिटी 2.2 या 2 मिलियन, चलो कितने कह रहे हैं, 2 मिलियन। एक बच्चा कह रहा है हमारा, कितने कह रहे हैं, 2.2 मिलियन। 2.2 मिलियन क्योंकि लायबिलिटी आती है हमेशा एक्चुअल। क्लियर है, एक्चुअल जो एजेट में मेरे पास मौजूद है जो मुझे क्या करना है, पे करना है। इसमें क्लैरिटी है। मैं इसको अगले साल लेके जा रहा हूँ, फिर भले आप कॉपी कीजिएगा, फिर हम पास पेपर करेंगे। इधर मैंने कहा मैं अगले साल जैसे ही एंटर हुआ, यार ये बड़ी अहम बात है यहाँ, अगले साल जैसे ही एंटर हुआ तो मेरे पास कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे। ये बड़ा तुम लोगों ने फोकस होकर देखना है। मैंने कहा कि भाई बैंक ए का क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास था कोई 3.2 मिलियन, और बैंक बी का क्लोजिंग बैलेंस था मेरे पास 1. जैसे 3.2 मिलियन कैसे हो गया, लिमिट है मेरे पास इतनी, 3.5 की है, वो अगले साल ही है। हम बात कर रही है 2000। अच्छा जैसे ही आपने दो बैंक्स देखे आपका दिमाग चालू हो गया वेटेड एवरेज, क्योंकि अब देखिए भी मसला है ना, उसने पैसे पता नहीं कहां से निकाले हो, तो जहां से भी निकाले हो हमने एक एवरेज रेट निकाल लेना जो दोनों को रिप्रेजेंट करे। पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर है, चलें जी वेरी गुड आगे। फिर वो बता रहे कि भाई एवरेज बैलेंस, एवरेज बैलेंस भाई
निकालेंगे भी, गिवन भी होगा, दोनों। मेरे वाली एग्जांपल में भी गिवन है, मैं निकालना भी सिखाऊंगा अभी। सही है। इधर 3 मिलियन एवरेज बैलेंस ये है और 1.5 मिलियन। यार मुझे एक बात बताओ, ये क्यों फर्क है? ऑन एवरेज जितना रहा है, लिया रीपे किया, लिया रीपे किया, वो एक्चुअल है। ये क्या है? ऑन एवरेज है, यानी ऑन एवरेज इतना रहा था हर महीने। सही है जी। आगे फिर वो कह रहा है कि भाई जो इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर है, वो इसने कह दिया कि भाई इसके ऊपर 3 लाख और इसके ऊपर आ गया 1.50, ऐसे ही मतलब समझने के लिए। सही है जी। इसको हम 3.20 कर लेते हैं। ये आ गया 3.20। अच्छा प्लीज आप मुझे यहाँ पे गाइड करेंगे। मैंने कहा ये तो एक्चुअल चीज है, इसमें एक एवरेज है। सही है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या अगले साल की मैं वर्किंग शुरू कर सकता हूँ जब तक मेरे पास एवरेज रेट ना हो? अच्छा, तो एवरेज रेट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन के लिए तुम्हें इंटरेस्ट गिवन है बच्चों? कितना है ये? 3.20 और 1.50। 3.20 प्लस 1.50, ये कितनी बोरिंग के ऊपर आया है? 2 बोरिंग के ऊपर। सर मैं 3.2 मिलियन और 1.8 मिलियन रखूं या एवरेज रखूं? क्योंकि आपने देखना है कि ऑन एवरेज इतनी बोरिंग पे इतना इंटरेस्ट था। सर हमने क्या क्या 3, और ये क्या हो गया 3 मिलियन प्लस 1.5, 10.44%। सर क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरा एवरेज है? और क्या ये एवरेज बच्चों दोनों बैंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो मैं बोले कि कॉन्ट्रैक्टर को इतने पैसे दिए हैं, किसी भी बैंक से दिए हो, आई एम इंडिफरेंट। मुझे टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस में से वो अलग करना है जो क्या होना है, कैपिटलाइज होना है। अच्छा अब आगे सुने, बहुत फोकस होके ये तुम लोगों ने बताना है मुझे। मैंने अब ये कहा कि ये तो बैंक एक ही कहानी हो गई थी ना, मैं अगले साल एंटर हो गया। अगले साल क्या मैं कह सकता हूं कि पहले साल तक मेरे पास ये बैलेंस था, अगले साल भी तो इंटरेस्ट लगना है ना? हाँ या नहीं? मैं फिर तुमसे पूछूं, अगले साल फिर से इंटरेस्ट लगना है क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड होगा आगे। अच्छा अब हम जब अगले साल गए तो वो आपको नीचे लिख के देगा कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट्स में, यहीं पे लिख लेते हैं। हमने कहा 2020 में हमने 1 फरवरी 2020 को पे टू कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा वो कह रहा है कि भाई आपने कितने पे किए हैं? 3 लाख रुपए और पे किए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं जो अगले साल मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, अगले साल, तो अगले साल जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा वो तो तुम्हारे पास ये बैलेंस तो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है, तुमने रीपे तो नहीं किया ना? देखो दो चीजें हैं, या तो मैंने ये रीपे किया होगा या तो नहीं किया। मेरी एग्जांपल में मैंने उसको रीपे नहीं किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, तुम लोग मुझे गाइड करना प्लीज इस पे। 1.1 मिलियन मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था। सर एक बात मुझे क्लियर करना ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। सर 1.1 मिलियन ओपनिंग बैलेंस कह रहे हैं, आपके पास तो लोन का बैलेंस 3.2 मिलियन था। वो सबका है, हम किसकी बात कर रहे हैं? एसेट की। देखो मकसद क्या है, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस में से एसेट का एक्सपेंस अलग करना। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस बोरोइंग को मद्देनजर रख रहे हैं जो किसके रिलेटेड है, एसेट। चलें, क्या मैं कह सकता हूँ साल की शुरुआत 1.1 मिलियन से हुई है और ये 1.1 मिलियन स्पेसिफिकली मैंने किसके लिए निकाले हैं, पर किस बैलेंस से निकाले हैं? जनरल। बात क्लियर है? आगे कोई मुझे बताए कि इसके ऊपर 10% लगाऊं? 10.4 पक्की बात है, क्योंकि अब आपके पास आ गई है वेटेड एवरेज, 2 बैंक आ गए। अच्छा भाई मैंने ये कहा कि सर अब हम आ गए 10.44 पे। मैंने कहा भाई 10.44% इंटू फैब में नहीं, ये 1/12 होगा ना? कितना आ गया? 957। पक्की बात है? हो नहीं सकता ऐसा। 70 बस, मैं वो हो ही नहीं सकता। लाख रुपए जैसे, ये तो खुद 1.1 मिलियन की तो बोलेंगे। इधर
अच्छा भाई, अब मुझे बताओ फर्स्ट फैब पे, जानी जल्दी, फर्स्ट फैब पे और कितने ले लिए? ये कितना आ गया? अच्छा जरा मुझे फिर गाइड करें कि सर इसके ऊपर फिर कितना। अब सर अज्यूम करें कि 30 जून को ये एसेट कंप्लीट हो गया, तो कितने महीने? 5 महीने। यही है। अच्छा यहाँ पे लिख रहा हूं कि एसेट कंप्लीटेड ऑन 2020। इन दोनों का प्लीज टोटल बताएं। 70470। क्या मैं कह सकता हूं कि 2020 के अंदर, तुम लोग मुझे बताना, 2020 के अंदर टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस इन दोनों का सम था? तो क्या बैंक गलत कह रहा है? बैंक अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहा है। मैं कह रहा हूं इस वाले साल में टोटल, प्लीज मुझे बताएं, इंटरेस्ट पेबल इन दोनों का सम कितना आता है? 320 और 150, 470, 470 आ गया। अच्छा भाई, 470 में से मैंने बच्चों CWIP कैपिटलाइज कितना किया? 70470 मैंने कहा। और इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना? 399,530। क्या आपको ये कैपिटलाइज अमाउंट मिल गई? अच्छा कोई आपसे पूछे ये एसेट आपको टोटल कितने का पड़ गया, आप बोलोगे पहले प्लीज कैलकुलेटर निकालो। टोटल कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट पहले ये 2 लाख रुपए थी, क्योंकि कुछ बच्चे बेवकूफी करते हैं 1 लाख को इग्नोर करते थे, क्योंकि वो भी तो कैश में से दिया था ना। अच्छा 2 लाख रुपए ये था, फिर आपने 1 लाख रुपए दिया, कितने हो गए? 3। फिर आपने कितना दिया? 1 मिलियन, कितने हो गए? 1.3 मिलियन। 1.3 हो गया ना? अच्छा भाई 1.3 मिलियन में आपने, यही है, एक बार रीचेक कर लो, पहले कितने दिए? 2 लाख। फिर और कितने दिए? 1 मिलियन। 1 मिलियन, ये तो वापस से देख लो, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। 2 लाख नहीं, 1 लाख अलग से नहीं दिए ना, वो 2 लाख कुल मिला के। पहले कितने दिए? 2 लाख। फिर कितने दिए? 1 मिलियन। कितने हो गए? 1 और फिर कितने दिए? 3 लाख। फिर कितने हुआ? 1.5 मिलियन। क्या मैं कह सकता हूं कि कॉन्ट्रैक्टर को, पेड टू कॉन्ट्रैक्टर, हमने कहा कि भाई ये आ गया 1.5 मिलियन टोटलिटी में, जिसका मैं ब्रेकअप यहां लिख देता हूं, जिसमें से कैश में से दिए मैंने, और बोरिंग करके दिए कितने? 1.4 मिलियन। ये बात क्लियर है? ये बोरिंग करके दिए मैंने, चेक कर लेते, देखो मेरी बोरिंग क्या कर रही है, इससे मैच कर रही है। अच्छा मैंने कहा सर क्या सिर्फ ये है? वेरी गुड यार। तो हमने कहा कि इंटरेस्ट कैपिटलाइज कितना है? नहीं नहीं नहीं, आज तक का एज एड लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इधर पहले एक काम कर लेते ना, पहले ये देखो 34167 और 704 637। सर टोटल कितना? 1604637। क्या आपको टोटल कैपिटलाइजेशन मिल गई? ऐसा ही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग देखना चाहता हूँ कहां तक पहुंचता है। क्या मैं इतना अक्लमंद हूं कि मैं जनरल बोरिंग से पैसे निकाल के कहीं सेव करूं? नहीं हूं अक्लमंद, यही तो सुनना चाह रहा था। अबे भाई मुझे एक बात बताओ, मैं बेवकूफ हूं कि मैं जनरल बोरिंग से बोलूं बैंक मुझे 14% पे इंटरेस्ट दे, मुझे 5% पे इन्वेस्ट करना है? ऐसा नहीं है। तो प्लीज अपने पास कहीं लिख लो कि जनरल बोरिंग का पैसा आइडियली आपके पास सरप्लस होता ही नहीं है। देखो जनरल बोरिंग का पैसा आइडियली आपके पास सरप्लस होता ही नहीं है। अभी बताते हैं, रुको। जनरल बोरिंग का पैसा, देखो मैं तुमसे भाई जनरल बोरिंग से जानी जल्दी बताओ, पैसा कब निकालते हो? जब नीड होती है। ऐसी कैसी नीड है पैसा भी ले लिया खाली पड़ा हुआ है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखो सवाल में बोलता है कि सरप्लस फंड्स इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ दिस, तो आपके पास सरप्लस होगा तो लगाओगे ना, ये गेम है।
पर वो मैंने जो अलग अलग नीचे के सवाल बनाए उसमें सोचना है, अभी देखते हैं। जी एसी बंद करते हैं, अभी करते हैं, रुको। अच्छा जी, यानी बातें नहीं इधर, बाबू इधर बातें नहीं। मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी एक लाइन लिखवाई, उस लाइन में मैंने ये कहा कि भाई आप जनरल बोरिंग का पैसा यूजुअली सरप्लस में रख ही नहीं सकते, क्योंकि वो किस बेसिस पे निकलता है, नीड बेसिस पे। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, सरप्लस का केस आता कब है? जब देखो खुद सोचो, स्पेसिफिक बोरिंग के अंदर बैंक पहले दिन पे मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। अब वो बोलता है कि भाई तुम उसको खर्च करो, मुझे इस पे इंटरेस्ट चाहिए, तो उस केस में आपके पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल होते हैं। इसके बरक्स जनरल बोरिंग के अंदर आपके पास पैसा नहीं होता, लिमिट होती है, और जब पैसे निकालते हो वो इसलिए निकालते हो ताकि आपको आगे पे करना है। बात क्लियर है ये वाली? इसको जल्दी से कॉपी कर लें ताकि हम फिर एक पास पेपर कर लें, और भाई लाजमी अच्छे से कॉपी करना ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे। मैं फिर बता दूं, मैंने अभी एवरेज बोरिंग निकालना सिखाई नहीं है, हो सकता है कि वो पूछ ले तो वो भी सिखाऊंगा। अभी इस केस में वो गिवन है, एवरेज बैलेंसेस, हाँ एवरेज बैलेंसेस अभी गिवन है, वो सीखेंगे बाद में। तो जल्दी कॉपी करना है इसको। या ऑनलाइन वालों ये बात क्लियर है? हेलो यार, एक तो नीचे वो माउस ले आ, सेल ले आ और कीबोर्ड ले आ, माउस सेल कीबोर्ड, और एसी का रिमोट भी ले आइए भाई। हो गया कॉपी? हाँ भाई, स्क्रॉल डाउन करूँ, कर रहे हैं कॉपी। पूछा नहीं है अब तक, पर अभी हम सीखेंगे। अच्छा रजा, मैं रिपीट कर देता हूँ कि जनरल बोरिंग में सरप्लस इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि सरप्लस पैसा अवेलेबल ही नहीं होता। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर को 100 रुपए देने, आपने निकाले भी कितने होंगे, 100 रुपए, तो उस केस में सरप्लस की नौबत आती नहीं है जनरली। पर अगर सवाल में एग्जामिनर, इधर सुन लो भाई, जनरली मैंने कहा है कि ऐसा होता नहीं है। अगर सवाल में एग्जामिनर बिला वजह की हरकत करे, तुम्हें बोले जनरल बोरिंग से 100 रुपए निकाले, आगे 80 दिए, तो फिर ऐसी बात है 20 क्या करोगे तुम, सेव करोगे, इन्वेस्ट कर लोगे, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। अदरवाइज या तो उसके 3 नुक्ते होंगे या हमारे, क्योंकि हम कभी भी पैसे बिला वजह नहीं निकालते। भाई खुद बताओ ना, 14% पे इंटरेस्ट निकाल के 5% कमाऊंगा क्या? हाँ, सवाल में दे दिया तो फिर मतलब उससे बड़ा कोई। हाँ अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने एटीएम से पैसे निकाले, वो ज्यादा हो गए, वापस डाल दूंगा ये। नहीं अगर चलो मामला हो भी गया, पैसा होता नहीं है यूजुअली, इतने एडवांस जमाने में कैश में पूरा देते हैं। चलो अगर कर ले तो फिर अलग बात है।
ये तो चल गया, तो इतना वाला माउस चल गया, ये लगा दो ताकि मैं आईडी पुरानी किसने लॉग आउट कर दी इसमें, मुजम्मिल वाली। एक मिनट ना, चल रहा है नहीं, स्क्रॉल डाउन कर दो उसको। ये कहाँ लगाया है? या थोड़ा जल्दी स्पीड में कॉपी करना जानी, हो गया ना, बस हो गया, थैंक यू। कीबोर्ड चेक करता हूँ 1 मिनट, सही है। वो असल में आईडी खोलनी पड़ेगी ना अभी। ये किसने बंद की इसमें से आईडी? अच्छा चल देखते हैं। जानी ये कॉपी हो गया? कर रहे हैं, उसको बोला है अभी। अच्छा ये मैं इसको सही कर देता हूँ, इसको हम, यार ये टोटल कॉस्ट है 1.5 मिलियन कर लेना ऊपर, अच्छी चीज बताई इसने, क्योंकि हमने एग्जांपल में, प्लीज इसको 1.5 मिलियन कर लेना ऊपर जो आपने कॉपी किया है। टोटल कॉस्ट हमने लिखी थी ना अजम्पशन के तौर पे, तो हमने तो 1.5 मिलियन में कंप्लीट करवा दिया ना उसको, तो उसको 1.5 मिलियन कर दो। यार हो गया यहाँ पे कॉपी, पहला साल। अच्छा देखो यार, मैंने किया ही है कि तुम्हारे बोरिंग कॉस्ट के जितने भी पास पेपर आए ना, यानी पीपी के पूरे सवाल में क्यों ना है, मैंने उसको अलग कर दिया अभी, ताकि हम ये नहीं करें कि ऑल टुगेदर उसको वहां पे जाके सीखें। हम जितने भी पास पेपर की एडजस्टमेंट्स हैं अकॉर्डिंगली उसको साथ साथ कवर करेंगे, ताकि हम जब वो सवाल करेंगे तो उसमें हमें ऑलरेडी ये चीज आती होगी। तो बस अभी वो करना है, अगर आप जल्दी से कॉपी कर लें। बैंक FAR 2 के भी अब हो सकते हैं, पर उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, रिटेंशन मनी वगैरह, वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है, तो मैंने उसको भी अलग किया हुआ है। तो उसके साथ वो खुद से ट्राई नहीं करना, जो करना है क्लास में करना। भाई ये वेटेड एवरेज अगले साल के लिए, 2020 के लिए। जानी हो गया ये कॉपी? सचिन कॉपी हो गया? पक्की बात है? या जानी ये एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन तक हो गया? अब प्लीज ये अगला साल कॉपी कर लें। क्या काम की चीज पूछा है? हाँ जी, लास्ट अटेम्प्ट की नोटिंग्स। हाँ तो एग्जामिनर ऐसे ही बुलाएगा तो अगली बार फिर पूछेगा, अगली बार फिर तो पूछेगा सर वो लास्ट अटेम्प्ट वाली चल जाएगी, फिर तो उसके बाद आएगा, फिर तो बोलेगा सर लास्ट से लास्ट वाली अटेम्प्ट वाली चल जाएगी। तो इंसानों की तरह कॉपी कर लेना ये, अगर वो तूने नोटिंग की होती तो भंगी यहाँ बैठा होता। जल्दी सचिन, आई होप यू गॉट द आंसर। कर ले, कुछ जो गलतियां होती हैं वो सुधारी जा सकती हैं।
वो सुधार ले। अभी बताते हैं, रुको एक क्या जवाब देता हूँ, रुको। यार ये जल्दी कॉपी हो गया ताकि मैं फिर पास पेपर निकालूं ईमेल से। यार सबसे हो गया ये कॉपी? तूने कॉपी किया ही है अब्दुल? हाँ, तूने नहीं किया कॉपी? पूरा कॉपी नहीं किया तूने? ये नहीं किया ना यार? मैं फिर वो रिपीट कर रहा हूँ यार, तुम अपने आप को फिर ना डेंजर जोन में डालोगे। भाई टाइम दे रहा हूँ तो कोई मकसद है ना, इससे अच्छा तो तुम बोलो मैं कॉन्सेप्ट देके निकल जाऊं। नहीं करते तुम कॉपी, करते रहना बाद में पीडीएफ से कॉपी। भाई तुम क्यों नहीं समझते कि टीचर को पता होता है ना कि फेलियर के रीजंस क्या हैं? तुम फिर उसी ट्रैक पे आ गए हो। कोई सिस्टम तो तुम्हें तुम्हारी गलतियों को असेस करवाएगा ना यार। तुम कॉपी नहीं करोगे तो तुम वापस से तुम्हें फिर लेक्चर देखना पड़ेगा। भाई मैं तुम्हारी जगह होता ना, अगर उस टाइम पैसे होते मेरे पास क्लास के, मैं तो एक एक चीज नोट करता। तुम लोग पता नहीं यार क्यों नहीं समझते इस बात को, इसकी इंपॉर्टेंस। तुम्हें वापस से लेक्चर नहीं देखने, तुम्हें खाली जनरल घुमाना है। तुम्हें अगर एक पास पेपर कॉन्सेप्ट देखना है कि भाई सर ने एवरेज बैलेंस क्यों लिया था, तो यहीं जाके देख लेना ना। आप फिर लेक्चर ढूंढोगे भाई कहाँ ये बात हुई थी, फिर मैसेज करोगे सर ये यहाँ पे क्या कहा था आपने। तो भाई जब लिखने को बोला तो लिखते इसको। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, नोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई इतना तुम में से चीता नहीं है कि जिसके दिमाग में चीजें फिक्स हो जाए। भूल जाता है इंसान, लिखनी होती है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है यार, लिखा करो उसको। चलें जी भाई, ये तो हो गया हमारे पास। पहला साल ये आ गया, दूसरा साल इसको भी कॉपी करें। हो गया पहला साल? जी पहला हो गया था। इंटरेस्ट पेबल वाली एंट्री अभी दिखा देता हूँ, ये देख लो एक मिनट भाई। 220 से इंटरेस्ट पेबल है, जो कि टोटल इंटरेस्ट है एक्चुअल। हमने 185,833 को पीएनएल में फेंक दिया और सीडब्ल्यूआईपी कैपिटलाइज हो गया। ये इसकी आखिरी एंट्री है भाई। जी पर हम अगले साल एंटर हो चुके हैं तो फिर वो पूरे साल का अप्लाई होता है। सही है। अगर मोर एक्यूरेसी भी जाना चाहो तो मेक सेंस के वही है। हाँ भाई यहाँ तक हो गया कॉपी? कर दूं स्क्रॉल डाउन भाई इसको? इसको प्लीज लाजमी कॉपी करना, समझने के लिए कि कॉन्ट्रैक्टर को हमने अपने रिसोर्सेज से 1 लाख रुपीज पे किए।
और बोरिंग से 1.4 मिलियन पे किया और कैपिटलाइज हमने किया है 104,637 यानी एजेड तक का। भाई अब तो हो गया होगा, अब सबर भी नहीं हो रहा, बता दो यार जी। हाँ इनकम आएगी बट पीएन में जाएगी, अभी पास पेपर में यही है। अच्छा देखो एक सवाल है, तुम लोग बताना, अच्छा सवाल है तो सुनो। इस वाले केस में काम शुरू हुआ था 1 जनवरी को। अब लेट से मेरे पास एक ऑलरेडी कैश अवेलेबल है, तो उसके ऊपर इनकम आ रही होगी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या वो इनकम इनकम नहीं होगी? भाई वो कह रहे हैं कि सर आपने काम शुरू किया, अज्यूम करें फेब में, तो 1 महीने की इनकम होगी ना, पर क्या वो इनकम एसेट की कॉस्ट में नेट होगी या पीएल में जाएगी? पीएल में जाएगी। काम स्टार्ट भी नहीं हुआ क्योंकि वो कैश जो है एक अलग चीज है ना। देखो पीपी की कैपिटलाइजेशन में इंटरेस्ट इनकम नेट कब होती है, ये जरा भेजे में बिठाओ अपने। वो नेटिंग तब होती है जब उससे रिलेटेड लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा हो, उसको बचाने के लिए। यहाँ पे तो ये जो आपकी इनकम है ये नॉर्मल आपके कैश पे, तो वो आपके बिजनेस इनकम है, वो सीधी सीधी कहाँ जाएगी? पीएनएल में। तो अगर आपके पास लेट से अदर सोर्सेस के अवेलेबल कैशेस हैं, यानी कैश अवेलेबल है आपके पास, तो अगर आपके पास कैश अवेलेबल है तो उसके ऊपर कोई इनकम आ रही है तो वो एसेट की कॉस्ट में नेट, क्योंकि वो उस एसेट के लिए नहीं है, वो आपकी जनरल इनकम है, आपके ऑपरेशंस की इनकम है, वो सीधी सीधी कहाँ जाएगी? पीएनएल में। अच्छा बस 1 मिनट दे मैं खाली वो पास पेपर। अच्छा भाई मैं फिर रिपीट कर दूं, जो आप ये सवाल देख रहे हैं ये आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कोई 20 नंबर के एक सवाल का एक पार्ट है। यानी मैं आपको फिर बता दूं, देखें ये स्ट्रेटजी है इस बार की कि मैंने जितने रेलेवेंट चीजें हैं उनके पास पेपर हैं वो जगह जगह से निकाल के एक जगह कर देना है, और फिर जब हम कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करेंगे तो वहां पे आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चल रहा होगा कि इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। सर मैं यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ उसको, एक पास पेपर का सवाल है, उसकी एक एडजस्टमेंट है, फैक्ट्री बिल्डिंग की बात कर रहा है। ऑन March 1, 2019 BEL started construction of the factory building. The construction work was completed on 30 जून 2020। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये कंस्ट्रक्शन वर्क इस साल ही खत्म हुआ या अगले साल? अगले साल। आगे देखते हैं। अच्छा भाई हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर। आगे सुनिएगा, पेमेंट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वर एज फॉलोज। मैंने टोटल कॉन्ट्रैक्टर को इतने इतने पैसे देने। सही है जी। अच्छा अब जरा इसमें डेट्स को ध्यान में रखना, एसेट की कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई है? मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, तो अवेयर रहना प्लीज। है तो वापस कह रहा हूं, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, ऑनलाइन वाले बता सकते हैं, बस आप जरा डेट्स पे फोकस करें। एसेट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 30 जून को,
और आखिरी पेमेंट कब हो रही है? 1 जुलाई को। अच्छा जी, तो मैं अंजी आप बताओ कि क्या ये आखिरी 100 मिलियन कैपिटलाइज होगा? चलो, क्या ये 100 मिलियन कैपिटलाइज होगा? होगा? 100 मिलियन कैपिटलाइज होगा? हाँ जी अब्दुल, क्या ये 100 मिलियन कैपिटलाइज होगा? सोच के बताइए, क्या ये 100 मिलियन कैपिटलाइज होगा? सॉले कह रहे हैं नहीं होगा। ऐसी मैंने इलस्ट्रेशन भी करवाई थी। मैंने आपको कहा था कि एसेट कंप्लीट हो जाए तो जितनी भी रिमेनिंग पेमेंट होती है वो सब क्या हो जाती है, और वो पेबल में पार हो जाती है। देखो ये गलती होती है, हम एग्जाम में करके आते हैं। उसने देखो सिचुएशन बना के दी ना तुम्हें, इसमें ऐसा तो नहीं है कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था, इट्स जस्ट दैट कि मैंने उसको अप्लाई ही नहीं किया। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो जब तुम्हें कह रहा है कि 30 जून को एसेट कंप्लीट हो गया, तो भाई आखिरी बिलिंग तो होनी है ना, तो वो तो एसेट का पार्ट तो बनेगा ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100 मिलियन सस्ता पड़ गया एसेट, क्योंकि पेमेंट तो जानी है आज नहीं तो कल जाएगी। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि आगे, अच्छा इसके आगे 10 पेमेंट्स और होती हैं, वो भी कैपिटलाइज होती, तो सर एंट्री बैलेंस ही नहीं होती, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर आता है, यानी आपने उसको पेएबल क्रिएट कर देना है। और उसके आगे आने वाली बोरिंग कॉस्ट क्या होती? एक्सपेंस आउट। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बोरिंग कॉस्ट आ नहीं सकती, मैं कह रहा हूँ काम खत्म हो चुका है, अब वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ये आपकी अपनी नाअहली है कि आपने उसको रीपे नहीं किया। पहले बताओ बात क्लियर है यहाँ तक? आगे सुनो जी, इसके ऊपर 1 जुलाई 30 जून के बाद जितनी भी है वो सब की सब एक्सपेंस आउट होगी, क्योंकि मेरा एसेट क्या हो चुका है। देखो उसकी इसकी बेसिस क्या है इस पूरे स्टैंडर्ड की, वो ये कहता है कि भाई जब तक एसेट कंप्लीट या रेडी फॉर यूज नहीं हुआ, तमाम कॉस्ट आने वाली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, अनलेस के इंटरप्शन पीरियड हो। सही है, ये बात याद रखना। इधर देखो, अवेलेबल कैश ऑफ रुपीज 200 मिलियन एज एट Feb 1 2019 बोल रहा है अवेलेबल कैश, तो आप आई थिंक बेहतर समझते हैं। और बोल रहे हैं कि अनयूज फंड जो हैं वो सेविंग अकाउंट में जाते हैं, कितने परसेंट कमा के देते हैं? 8%। अच्छा मैं यहाँ पे ना साइड में रिक्वायरमेंट लिख रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बना के दें 2019 के और 2020 के, प्रॉपर रिपोर्टिंग चाहिए मुझे जिसके अंदर तमाम चीजें आ रही होंगी, आपका CWIP, आपका लोन पेएबल और आपका इंटरेस्ट पेएबल सब आना चाहिए। अच्छा इधर देखें, विड्रॉल फ्रॉम द रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, ये क्या लिखा हुआ है? रनिंग फाइनेंस, ये कौन सी बोरिंग होगी? वेरी गुड। अच्छा यानी 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 आपका दिमाग चल रहा है सर हमने पहले दिन पे पैसे नहीं निकाले सारे, वो कौन सा केस होता है जिसमें पहले दिन पे पैसे आ जाते हैं? स्पेसिफिक। तो सर यहाँ पे कौन सी है? जनरल। यहाँ पे जब पैसे चाहिए होंगे तब निकालेंगे, और वो लोन का बैलेंस तब क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा। दोनों में फर्क समझ आया? देखो यार एक पास प्रिपेयर करते हैं। इधर हमने कहा ऑब्टेन लोन फैसिलिटी ऑन बैंक ए जनवरी 1 में अवेलेबल है, बैंक बी जनवरी 1 2020 से अवेलेबल है, तो पहले साल में सिर्फ बैंक, क्या वेटेड एवरेज निकालोगे? पक्का? क्योंकि कोई इसमें 2 नंबरी नहीं है भाई, पहले साल में एक ही बैंक का इंटरेस्ट होगा ना, तो उसी में से अलग करना है। दूसरे साल में कितने बैंक होंगे, तो कितनों में से अलग करना है? 2 में से। दोनों में फर्क समझ आया? इधर भाई मार्कअप रेट दे दिया। अच्छा मुझे बताओ, वो बोल रहे बैलेंस ऑन 31 दिसंबर, ये क्या है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो वो बैंक बी का 0 क्यों आ रहा है? अच्छा आप कह रहे हैं कि सर 31 दिसंबर 2019 पे हो ही नहीं सकता। वेरी गुड। आगे देखें, मार्कअप 2019 का कह रहा है 22 मिलियन। क्या इस मार्कअप के अंदर, तुम लोग बताओ, देखो अब सोचने का तरीका आता है, क्या इस 22 मिलियन के अंदर वो इंटरेस्ट भी है जो पीएनएल में जाएगा और वो इंटरेस्ट भी है जो, तो आपने कौन सा अलग करना है? तो जो बाकी बच गया पीएनएल। तो सर यहाँ पे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स और पीएनएल एक्सट्रैक्ट आप दोनों बताएंगे मुझे, हमने एक रिक्वायरमेंट में इजाफा कर दिया। इधर फिर वो कह रहा है बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2020। सर बैलेंस दोनों आ रहे हैं, दोनों होंगी, बात क्लियर है? आगे एवरेज बैलेंस भी दिया हुआ है दोनों का 2020 का, ये क्यों?
वेटेड एवरेज, अच्छा याद रखिएगा वेटेड एवरेज एक्चुअल पे नहीं निकलता, एवरेज पे निकलता है, क्योंकि वो बैलेंस कंटिन्यूसली क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, तो आपने एवरेज बैलेंस पे निकालना है। मार्कअप दे रहा है 2020 का, क्या फिर मैं कह रहा हूँ 2020 में दो बैंक होंगे, दो इंटरेस्ट होंगे, दोनों में से क्या करना होगा, अलग करना होगा, पहले वाले में से एक में से अलग करना होगा दूसरे साल में, तो तभी हम कौन सा रेट निकालते हैं, वेटेड एवरेज रेट। चलिए जी, होपफुली आप इसको सही करेंगे, आपका समय शुरू होता है अब जल्दी से। स्पेसिफिक का रेट नहीं गिवन, जानी स्पेसिफिक बोरिंग है ही नहीं इसमें। बिल्कुल रिजवान, ऐसा ही है। ये बुक में है बट वो पीपी के उस पे है, इसलिए यहां से देख लें, क्योंकि मैंने इसमें कुछ अलग किया हुआ है ना। आईएस 16 जो है ना, उसके पास पेपर्स में ही है, क्योंकि ये पूरे डिस्क्लोजर के साथ आया था, तो हमने क्या किया है कि जहां जहां बोरिंग कॉस्ट की जो भी चीज आई है ना, वो सब एक जगह होती है, तो वो ये रहा। मतलब इसकी तस्वीर लेके बार बार यूं भी नहीं देखना पड़ेगा ना, तस्वीर लेके एक साथ कर लो उसको। इकतीस दिसंबर, ईयर एंड। जी देखो, वो बोल रहा है कि अवेलेबल कैश है 200 मिलियन का। अब जब तक ये यूज नहीं है, तो तब तक तुम्हें क्या करके देगा, इनकम कमा के देगा। हाँ, अब जो एक महीने इनकम आएगी, फिर यू नीड टू डिसाइड कि क्या वो एसेट में नेट होगी या नहीं होगी, ये भी सोचना है। होगी नहीं होगी, रीजन नहीं नहीं, और चलो, अगर आपकी ये पर्सनल कैश है ना, ये तो ऑपरेशंस का कैश है, इसकी इनकम तो आपकी जेन्युइन इनकम है, वो कहाँ जाएगी, पीएनएल में। ऐसे तो जितना भी कैश जिंदगी में पड़ा हम बोले सब एसेट के लिए था, तो सारे एसेट क्या हो जाएंगे हमारे, जीरो। सही है। बिल्कुल ऐसा ही समझ, अगले साल में होगा वेटेड एवरेज, हमने पूरा कॉन्सेप्ट अभी इस पे किया। हाँ भाई, पहले साल के एक्सट्रैक्ट बना के देखें, आ जाओ जी। पहला साल, प्लीज इधर आओ, पीएनएल भी और बैलेंस शीट भी। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करें, पहले साल टोटल CWIP कितना है, 328.33। भाई बाकी भी कंफर्म कर लो भाई। अब्दुल कितना आया टोटल CWIP पहले साल का, 323.667। एक ये आ रहा है, यही है। इंटरेस्ट इनकम भी है भाई, क्या रही है, क्या वो एसेट में नेट होगी या पीएल में जाएगी, क्योंकि वो उस बैलेंस पे इनकम नहीं है जो कि लोन के लिए लिया गया है। बात समझे, हाँ, जनरल बोरिंग, जनरल बोरिंग पे इनकम कहाँ से आई, वो कैपिटलाइज होगा ना, बस वो कैपिटलाइज होगा। चलें अभी अभी देख लेते हैं ना, आ जाओ, या प्लीज फोकस के साथ मैं डेट वाइज चलूंगा। हमने कहा कि भाई हमारे पास जो अवेलेबल कैश बैलेंस है पहली फेब को, कितना है भाई, 200 मिलियन का, पहली फेब को इतने का कैश अवेलेबल है। आई थिंक ये मुझे तब तक इनकम देगा जब तक ये खर्च, पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये बोरिंग का पैसा है, ये मेरा अपना पैसा है, भाई ये बोरिंग का पैसा नहीं है, मेरा अपना पैसा है, तो अपना पैसा है तो उसके ऊपर जो भी इनकम है वो कहाँ जाएगी, पीएनएल में। भाई एक लॉजिक है, सुनो इधर, बोरिंग के पैसे पे आने वाला इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है, और बोरिंग के पैसे पे आने वाली इनकम नेट होती है।
पर मैं कह रहा हूँ ये बोरिंग का पैसा अपना पैसा है, तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ये मेरी इनकम है, बिजनेस की इनकम है। क्लियर है? आगे हमने कहा कि भाई इसके ऊपर आई थिंक 8% की इनकम है, यही दी हुई है। अच्छा, बट मैं कहूंगा कि भाई फरवरी एक ही महीना पक्का, कितना आ गया 1 पॉइंट, भाई ये आ गई इनकम। अच्छा फिर सर मैंने एक महीना क्यों बुक किया सर आपने कहा कि आपने मार्च 1 को कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की, कितने की? अच्छा आपने अभी बोरिंग की, अपने पैसे यूज किए हैं, वेरी गुड। बचे कितने? 70। आई थिंक इस पे तब तक पैसा मिलेगा 5/12। अच्छा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने। अच्छा भाई मैंने कहा कि 5 महीने की इनकम आ गई कितनी? 2.33, ये आ गई हमारी इनकम। अच्छा मैं अगेन एंड अगेन रिपीट करता हूं भाई, क्या आपने ये पैसे जो है बैंक से लिए थे जो 70 मिलियन थे या 200 मिलियन थे? नहीं, ये आपके अपने पैसे। देखें एक लॉजिक है, प्लीज सुनना, यहाँ पे बना रहा हूं, पे मिटा दूंगा मैं इसको। देखो मैंने कहा अगर इस एसेट पे मैं जो है बैंक से लेके पैसा लगाता हूं तो इसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट क्या होता है? कैपिटलाइज होता है। और इसी के ऊपर आने वाली सेविंग क्या होती है? नेट होती है, क्योंकि ये इसी के पैसे को मैं कहता हूं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। बट क्या यहाँ पे सीन ये है या मेरा अपना पैसा है? तो अपने पैसे पे जो, इधर सुनो यार, जानी बातें इधर सुनो सब, ये बड़ी अहम चीजें, मिस नहीं करना एग्जाम में, ये बड़ी बारीकियां हैं। क्योंकि देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बैक टू बैक मैसेजेस रिसीव कर रहा हूँ कि सर मुझे जो क्विज सिस्टम है उससे एक चीज तो पता लग गई है कि मेरे कॉन्सेप्ट जितने भी अच्छे हों, मुझे अप्लाई करना नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगा। या उसकी गलतियां तो देखो, वो खुद उसको गुस्सा आ रहा था, बोल रहा था सर मैं मतलब अपने आप को कुछ कर दूंगा। मतलब ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं भाई, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ। वो परेशान हो गया चीज से, बोल रहा सर मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं, मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो वो एप्लीकेशन ना ध्यान से करनी है। वो मुझे कह रहा है कि भाई सर मैं बेवकूफ हूँ, कैलकुलेटर पे गलती कर रहा हूँ, कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूँ। तो मैंने जब आंसर डाला ना तो मैं क्विज गलत हो गया। तो मैंने कहा बेटा तो यही तो एग्जाम में होता है ना तुम्हारे साथ, कि एग्जाम में तुम्हें कॉन्सेप्ट आता, तुम बोलते हो यार मुझे सब तो आता है, भाई सब नहीं आता, तुम अप्लाई उसको क्या करके आए हो? गलत करके आए हो। यहाँ पे देख ले एक चीज, बैंक से पैसा लिया, उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट क्या किया? कैपिटलाइज, क्योंकि वो बैंक का पैसा सिर्फ एसेट के लिए था। और मैंने कहा उसके ऊपर आने वाली इनकम भी किसके लिए थी? फिर एसेट के लिए। ये तो वो केस हो गया जब बैंक से स्पेसिफिकली पैसा लिया, किसके लिए? एसेट के लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर, ये बहुत अहम बात कहूंगा मैं, अगर मेरा अपना कैश है, जितना कैश लगाऊंगा वो क्या होगा? मैं ये बहुत बारीक बात कहूंगा, तुमने इसको पिक करना है। मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो कैश है वो मेरा अपना है ना, क्या ये कैश मैंने स्पेसिफिकली एसेट के लिए रखा हुआ है? मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, ये सुनना था बस, मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ उसको। तो इसके ये जो कैश में लगा रहा हूँ ना, ये तो डायरेक्ट कैपिटलाइज होगा, पर इसके ऊपर आने वाली इनकम कैपिटलाइज, क्योंकि वो कैश आपके पास आपका आइडल कैश था, आपको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते थे। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? बैंक का पैसा स्पेसिफिकली एसेट के लिए था, मेरा अपना पैसा मेरी मर्जी में कहीं भी लगाऊं, तो उसके ऊपर आने वाली इनकम पीएनएल में जाएगी, वो एसेट में नेट, दोनों में फर्क ये है कि ये पैसा कहीं भी यूज हो सकता है, पर हाँ अलबत्ता जो पैसा लगाऊंगा वो क्या होगा? उसके ऊपर आने वाली इनकम नेट नहीं होगी। दोनों में फर्क क्लियर हो गया? चलें जी, अब आगे हम इसको मिटा देते हैं, ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग था आपकी जी। एक मिनट बता रहा हूँ। अच्छा भाई अब आप सवाल पूछें, आप क्या पूछ रहे हैं? मार्च में कैश पेमेंट हुई है ना, तो फेब से लेके मार्च तक का सफर कितना है? यार इधर देखो जानी प्लीज, ये भी सुन लो, मतलब एक सवाल है क्लैरिटी के लिए। वो कह रही है कि सर ईयर शुरू तो आपका फेब में हुआ है ना, ईयर तो जनवरी में शुरू हुआ है। पर आप ये देखें 8% आगे क्या लिखा हुआ है, यानी ये 8% का रेट जो है 1 साल का है। तो मैंने इसको डिवाइड किससे किया?
दिस 8% इज रिप्रेजेंटिंग 12 मंथ्स इंटरेस्ट। मुझे इसमें से कितना महीना अलग करना है? तो मैंने 1 डिवाइड बाई 12 किया। अब आप पूछें इसके अलावा कोई सवाल? नहीं, फर्स्ट फेब से 2 बाई 12 कैसे करेंगे? पहली फेब से लेके पहली मार्च कितने महीने हो गए? 1 महीना। क्लियर है? अगर ये 31 मार्च होता ना तो फिर कितने महीने आते? 2 महीने। याद रखिएगा रेट्स जो गिवन होते हैं ना वो या तो एनुअल या सेमी एनुअली गिवन होगा। ये एनुअल रेट है तो मैंने डिवाइड किससे किया? 12 से। चलिए जी भाई, ये आ गया। पहले मुझे बताओ कि अब पेमेंट कब हुई है? 1 अगस्त को। अच्छा देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन का तरीका, कितनी पेमेंट हुई जरा बात समझे। मैंने यहां से 190 माइनस कर दिया, ये कितना आ गया? अच्छा मैंने यहां पे लिख दिया जब तक मेरे पास पैसा अवेलेबल था तब तक मैंने इस्तेमाल किया। अब वो दिन आ गया कि जब मैं किसके पास जाऊंगा? बैंक के पास। तो यार सर बैंक ने तो, देखो प्लीज सुनिएगा यार, ये मुझे बात नहीं समझ आ रही। बैंक ने तो 250 मिलियन दिखाया हुआ है, किसी के लिए भी होगा। हमें इसमें से क्या अलग करना है? कैपिटलाइज होगा। वेरी गुड, बस ये दिमाग में थीम होनी चाहिए आपके। हमने ये कहा कि भाई चलें अब ये बोरिंग की वर्किंग स्टार्ट हो गई। हमने कहा कि भाई हम अभी आई थिंक 1 अगस्त को है 120 मिलियन लिया है 12%। तो सर एवरेज क्यों नहीं लिया? अच्छा आप कह रहे हैं सर बैंक भी है ही नहीं तो कोई नीड भी नहीं है। अच्छा भाई हमने कहा कि 12% 6 आ गया। अच्छा आप मेरी तसल्ली के लिए मुझे बताओ कि ये 31 दिसंबर तक गई है होंगी सीधी, इसके बीच में कोई पेमेंट नहीं है। अच्छा सर आई थिंक के नाउ वी हैव सफिशिएंट डेटा कि जिससे मैं बैलेंस शीट और पीएनएल बना सकूं। मार्क्स इसके होते हैं, मतलब देखो पीछे बैकएंड के लेट से 15 नंबर का सवाल है, उसने आपको कहा कि भाई मुझे बैलेंस शीट और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट बना के दो। बच्चे मुझे आके पता 14 को क्या कहता है, सर आपका भाई ऐसा कैलकुलेशन करके आया है वो फुल एकदम सजा के। तो मैंने कहा उसको प्रेजेंट क्या मेरा बाप करेगा? रिपोर्टिंग का भी तो पेपर है ना ये। तो आपको तो सिर्फ कितने नंबर मिले? आधे। और वो भी सही फेल होता है ना, 45 नंबर आया सर मेरे। सर पेपर तो मैंने पूरा किया था। ओ भाई तूने पूरा पेपर कैलकुलेशन वाला किया था, रिपोर्टिंग नहीं की तो उसने सही नंबर काटे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या पास होने के लिए सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, रिपोर्टिंग भी, और एक एक की डिटेलिंग पे काम करना? तभी मैंने स्ट्रेटेजी इस बार चेंज कर दी। मैंने जो जो पास पेपर के बारीक कॉन्सेप्ट हैं वो अलग कर दिए ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करें तो वहां पे आपको टेंशन ना हो। चलिए जी, हमने कहा कि भाई हम आ गए बैलेंस शीट में, हम बना रहे हैं एज एट 31 दिसंबर 2019। सर आई थिंक कि मेरे पास CWIP बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है भाई ये। अच्छा भाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, यहाँ पे पहले हम वर्किंग कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्टर को कितने पैसे दिए हैं? सर 130 और 190 कितना आ गया? 320। सर ये तो आई थिंक कि 320 का 320 सीधा सीधा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। ये आ गया 320। सर वैसे ही बेवकूफाना सवाल पूछ रहा हूँ सर, यहाँ पे तो 120 आ रहा है, 320 कैसे लिख रहे हैं आप? सर ये 120 तो सिर्फ उधार वाला है, बाकी आपने अपना पैसा भी तो लगाया है, और अपना पैसा ये रहा 200 लगाया है, तो 200 और 120 कितना हो गया? 320। ये आ गया। बात क्लियर है? अच्छा सिर्फ ये या बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज करें? कितनी? अच्छा वैसे ही एक सवाल करना, मुझे पता है तुम लोग इरिटेट हो जाओगे। सर ये मार्कअप तो 22 का आ रहा है टोटल है। अच्छा आपका मकसद ही यही था कि 22 में से 6 को क्या करना है? अलग करना है। भाई भाई बात क्लियर हो गई? चले जी, हमने ये कैपिटलाइज कर दिया। आई थिंक के टोटल कैपिटलाइजेशन कितनी? 326। अब ये जिस बच्चे का पॉइंट्स में आंसर आ रहा था वो कौन है मखलूक? क्या हुआ, क्यों पॉइंट्स में? इनकम को नेट कर दिया था। सर क्या इनकम को नेट करना था? अब याद रहेगी बात, ये वो डिटेलिंग है जिस पे आपको काम करना है। अच्छा जी सर ये तो आ गया बैलेंस शीट पर। आई बिलीव कि मेरे पास, अब मैं जिससे पूछूंगा ना वो बताएगा भाई इधर, आप बताएं लोन पेबल कितना आएगा? 320। चलो कोई मसला नहीं,
120 120 कितना आएगा? सारे फेल हो जाओगे। 350 बल्कि नहीं 250 250 देखो बैलेंस शीट में तो वो आएगा ना जो मुझे बैंक को पे करना है। तो उसने दिया हुआ था, देखो बच्चे ये बेवकूफी करके एग्जाम में कमेंट जाके देख लेना इसके। वो बोल रहे हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सिर्फ वो लायबिलिटी दिखाई है जो उन्होंने एसेट के लिए ली है, तो बाकी पैसे नहीं लिए थे क्या? कितना आएगा बैलेंस शीट में? 250। ये गेम है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स के कि 250। अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दी ना ये वाली, यहाँ पे जो हमने डिटेलिंग की थी वहां पे मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया बैलेंस शीट में कितना आएगा। आपने बोला ऐसी बेवकूफ है कुछ भी बोल रहा सामने से नहीं सुनेंगे इसकी बात, समझ आई? तो इसको ख्याल रखना एग्जाम में। चले जी, अब हमने कहा कि भाई 250 हमने यहाँ पे दिखा दिया। इंटरेस्ट पेबल कितना आएगा? अब ये तुम सही बताओगे। 6। अभी ये गलती नहीं करने का, हमने बोला भाई इंटरेस्ट पेबल आएगा 22 का। क्यों सर 22 का? क्यों? टोटल है। बात क्लियर है? चलो अब तुमने अगर ये बता दिया ना तो फिर मतलब समझ आ जाएगा कि भाई अब वाकई तमीज आ गई है बैलेंस शीट पीएनएल बनाने की। इधर सुनो, तुम बताओ भाई मुझे अब एक बात बताएं, कैश कहाँ गया मेरा? खत्म हो गया ना, अवेलेबल नहीं है। अच्छा भाई, अब हमने यहाँ पे कहा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस 16 पक्का? सोच लो, 22 था ना? अच्छा सर बिल्कुल, अब आप पिक कर गए। अब आप बोले सर अब इतना भी नहीं है हम। 22 में से 6 क्या हो गया? आपने गेम ही ये की थी ना अलग करने के लिए। 22 में से 6 कैपिटलाइज हो गया, बाकी कहाँ चला गया? पीएनएल में। तो सर हमने ये कहा आउट ऑफ 22 6 चला गया बैलेंस शीट में, तो बचा कितना? दिस इज माई इंटरेस्ट एक्सपेंस। ऐसा ही है। चलें जी सर, अब हम आ गए $3.66। तो सर ये आ गया हमारे पास 3.66। ये बन गया बैलेंस शीट पीएनएल के एक्सट्रैक्ट। इसमें क्या मुश्किल बात थी? नंबर इसके आधे होते हैं, मतलब पूरे सवाल के आधे नंबर इसके होते हैं। क्योंकि जब आप आगे मूव ऑन करेंगे जिंदगी में तो इट्स ऑल अबाउट रिपोर्टिंग। तो क्या रिपोर्टिंग समझ आ गई? अकाउंटिंग भी सिखा दी, साथ में रिपोर्टिंग भी। अगला साल मैं कराऊं या खुद करेंगे आप? चलें, बैलेंस शीट पीएनएल दोनों चाहिए मुझे। ये रहा वापस सवाल 326। वो तो मेरे को भी नहीं पता, अभी करेंगे। वेरी गुड कासिम जी। यार इसको वैसे ही, तो वैसे ही भी खत्म होने वाली है, 2 मिनट बर्दाश्त कर लो बस। अब इधर स्विच हो जाओ ना आप लोग। यार इसका इसको बोलता हूँ 1 मिनट में। इसको बोला था पता नहीं कहाँ चला गया। आप खुद देखें कि क्या कर रहा है। जब तो सही आ गया अपने काम नहीं होगा, यही तो सही करना है। हेलो जानी, वो एसी का रिमोट तो भिजवा ओरिएंट का नीचे किसी के हाथ में। सही कह रहा है, सही कह रहा है, वाकई सही कह रहा है। नहीं तो 2 साल की कंपैरेटिव उसका मांगा था, तो फिर तो एक साथ नहीं भाई, बिल्कुल सिंपल।
अलग अलग करो तो ज्यादा अच्छा है, कंफ्यूजन नहीं होगी। डन, क्या हो गई? अच्छा भाई हो गया ये। हाँ भाई नेक्स्ट ईयर हो गया। तो नहीं ना, अभी अभी देखते हैं पहले, अभी तो बताऊंगा नहीं डायरेक्ट। इधर जानी, इधर तुम लोग बताओ तो सचिन प्लीज, प्लीज एक्सप्लेन दैट। अगला साल हम शुरुआत करने वाले हैं, प्लीज सचिन इधर बताओगे तुम। अगले साल के अंदर मुझे अपेरेंटली ये दिख रहा है कि भाई मेरे पास कुल मिला के जो बैलेंसेस हैं वो 350 है और 200 है। ये टोटल लायबिलिटी है जो मेरे साल के आखिर की है। पर मुझे बताओ, मैं यहाँ पे मुझे इस पूरे मार्कअप में से वो वाला मार्कअप अलग करना है जो क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। पर उसके लिए अब आई नीड वेटेड एवरेज रेट, क्योंकि अब दोनों में से कहीं से भी पैसा निकालो मुझे इनडिफरेंट होना है और मुझे वो अलग करने के लिए रेट निकालना है। तो आप लोगों ने क्या वो रेट कैलकुलेट कर लिया है? कितना आया? 12.67। चले अब खाली एक बार कंफर्म कर लेते हैं। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। अच्छा भाई, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट के लिए मैंने 3621 यहां रख दिया और फिर हमने 300 और 150 कितना आ गया भाई? सबका यही है। अच्छा भाई, इनका अपना मार्कअप एक्चुअल में जो भी हो, हमने कहा भाई ऑन एवरेज दोनों को मिला के इतना है। अब मैं पैसे कहीं से भी निकालूं उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट मैं इस वाले रेट पे अलग करूंगा, टोटल इंटरेस्ट मेरा अभी भी सेम रहेगा। चलें जी, अब हमने कहा कि भाई हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन रिलेटेड टू एसेट कितना था? 120। सही जी, मैंने रिलेटेड टू एसेट इसलिए लिखा है क्योंकि असल लोन कुछ और है। अच्छा भाई, फिर हमने कहा कि भाई हमने पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर आ गया 180। ये कितना? अच्छा, क्या हम कह सकते हैं ये जनवरी 1 को ही है? अच्छा, जनवरी 1 को है तो इसके ऊपर हमें इस बैलेंस पे जाहिर सी बात है, देखो इंटरेस्ट जो लगा होगा वो पूरे लोन पे लगा होगा, पर हमें सिर्फ इसका वाला अलग करना है और इसका वाला जो अलग करना है वो इस रेट पे अलग करना है। 12.67 कितने महीने? 6/12, क्योंकि इसके बाद जुलाई में पेमेंट है। चलें जी, हमने कहा ये आ गया 6/12, यही है। हमने भाई कैपिटलाइजेशन निकाल ली इसकी। चलें जी, तो इसके आगे आने वाला इंटरेस्ट जो है, अच्छा हम कैलकुलेट भी कर लेंगे तो बेवकूफी है, वो वैसे भी कहाँ जाना है पीएनएल में, तो हम टोटल में से जो ये माइनस करेंगे उसमें खुद ब खुद वो आ जाएगा। बात क्लियर? चलें जी, अब हमने कहा कि भाई बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक एंट्री बना रहा हूँ पिछले साल की भी, ताकि आपको वहां तक याद रहे। इधर देख लो प्लीज एक बात। हमने कहा कि भाई इस साल इंटरेस्ट पेएबल 22 का था, 6 हो गया, और पीएनएल ये लास्ट ईयर तक की कहानी है। सही है जी। इस साल अगर मैं ये कहूं कि मुझे यहाँ पे जो एंट्री बनानी है, अच्छा ये भी देख लेते हैं। लास्ट ईयर एक और सीन था, मैं यहाँ पे एंट्री बना रहा हूँ। भाई मुझे बताओ, यहाँ पे हमने पहले साल में कैश क्रेडिट किया होगा, सही है जी, मैंने कहा 200 से। लोन लिया होगा मैंने 120, ये कितना हो गया? 320। ये सिर्फ वो लोन की एंट्री बनाई है जो एसेट से रिलेटेड है। और मैंने CWI भी कितना फेंका होगा? 320। तो 320 और सर ये हमारे पास 6, कुल मिला के 326 हो गया था। हमने ये एंट्री भी बना ली तुम्हारी याद दहानी के लिए। सर अब जब मैं यहाँ पे आया इस साल, प्लीज मुझे बताओ इस साल आपने और कितने पैसे दिए?
180 भाई कही तो लोन पेएबल 180 है, यही है ना 180, क्योंकि एंट्री तो 1 साल की बनती है ना फॉर द ईयर की। हमने कहा लोन पेएबल हो गया 180, CWIP और कितने से इंक्रीज हो गया 180। बट सर मैंने कहा हम यूं नहीं करेंगे, हम करेंगे एक और चीज, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर, वो कितना है? अच्छा अब ये कितना हो गया? मैं ये कह रहा हूं कि इस साल मजीद 280 और लगे। अच्छा भाई फिर इस साल मजीद अगर मैं ये देखूं, प्लीज मुझे गाइड करो उस पे, इंटरेस्ट पेएबल जो मेरे पास आ रहा है, इधर देखिएगा आप लोग बताएंगे मुझे, इस साल जो मेरे पास इंटरेस्ट पेएबल आ रहा है वो 36 + 21 कितना? 57। अच्छा भाई 57 के बाद हमने कहा कि CWIP में कितना गया? 19.005 और PNL में 37 पॉइंट, यही है। अच्छा भाई प्लीज इधर देखिएगा सर, अब मैं यहां पे बैलेंस शीट बना रहा हूं 31 दिसंबर 2020 की। सर मुझे यहाँ पे CWIP लिखना चाहिए या एक्चुअल बिल्डिंग, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा प्लीज देखिएगा लास्ट ईयर पे कितने का था, इस साल मजीद इसके अंदर 280 लगे। सर मुझे खाली एक बात पे कंफ्यूजन हो रही है, आप कह रहे हैं इस साल 280 लगे जबकि लगे तो 180 हैं। 100 पेएबल भी तो है तो वो भी तो इसमें कैपिटलाइज होगा ना। तो सर हमने कहा कुल मिला के यहाँ पे 280 और सर 19 पॉइंट कितना आ गया, यही है 625.005। अच्छा भाई अब मैंने ये पूछना है आपसे, लोन पेएबल 350 या 350 + 200 पक्का? चलिए जी, तो ये कितना आ गया 550। अच्छा भाई हमारे पास इस साल का इंटरेस्ट पेएबल कितना आ गया? अच्छा अब जरा एक बात समझिएगा प्लीज, तुम लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट है, इधर देखो सब, इधर इधर पहले काम बंद, पहले इधर प्लीज इधर देखो, दो चीजों में फर्क याद रखना, ये मार्कअप फॉर है, मार्कअप फॉर मतलब सिर्फ इस साल का, ये बैलेंस यानी ये मतलब आज तक का ही बताया था आपको, ये क्या है फॉर द ईयर। क्या मैं कह सकता हूं अगर इस सवाल में बच्चों मेरी अजम्पशन है, देखो दो चीजें हो सकती थी इस सवाल में, उसने क्लैरिटी नहीं दी थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तो ये बारीकियां हैं सवाल की, वो यही घुमा देता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जरा फोकस होकर इधर देखना, हम तभी डिटेलिंग पे काम कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि भाई ये बैलेंस एज ऑन है, एज ऑन का मतलब ये होता है कि आज तक का उसने दे दिया, और बैलेंस शीट में एज एट बैलेंसेस जाते हैं ना। आगे सुने, मैंने कहा ये बता मार्कअप फॉर द ईयर, मार्कअप फॉर द ईयर का मतलब ये सिर्फ इस साल का है, तो बैलेंस शीट बनती है आज तक की, तो क्या पिछला भी कोई मार्कअप है? वेरी गुड, तो क्या हम कह सकते हैं ये मार्कअप 22 भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, तब जाके वो एजेड बन जाएगा। पहले बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैं वापस से रिपीट कर दूंगा। देखो अगर वो लिख के देता ना मार्कअप एजेड, तो फिर वो होता आज तक का, तो मुझे अब देखो इस सवाल में क्या इसने ये बताया कि आपने मार्कअप रीपे कर दिया है, आपने मार्कअप रीपे नहीं किया, बात क्लियर है? अच्छा जी बिल्कुल कासिम, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा प्लीज द फोकस के साथ, तो इसमें नहीं दिया हुआ ना डिटेल। देखो मैं कह रहा हूँ दो अजम्पशंस हैं, या तो आप ये लिखें कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर वाला मार्कअप पे, तो फिर आप पेएबल सिर्फ ये दोनों ले जाइएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि आपने पिछला मार्कअप पे कर दिया है, तो आप फिर ये वाला ले जाइएगा, क्योंकि यही बाकी होगा। मैं कह रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने रीपे नहीं किया, तो मैं पिछला वाला मिला के इसमें बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। बात क्लियर है? चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, इंटरेस्ट पेएबल के लिए मैंने 22 + 57
79। अच्छा अजब मुझे एक बात बताएंगे इधर प्लीज। अच्छा यार देखो बातें नहीं जानी इधर, बातें नहीं, एक मिनट रुकिएगा, एक एक करके। रजा एंड कोमल और सॉलिड वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं भाई, मैं कह रहा हूं सवाल को जरा गौर से आप रीड करें। बैलेंस एज ऑन लिखा हुआ है, बैलेंस एज ऑन का मतलब है कुल मिला के आज तक का लोन। तो आज तक का लोन जब मुझे गिवन है तो मैंने सीधा सीधा उसको कहां चिपका दिया, बैलेंस शीट में। सही है जी। वो मुझे लोन पेबल 550 कैसे, कोमल सिंपल सी बात है, 350 और 200, दो बैंक्स है ना मेरे पास, तो कितने का सम आएगा, इन दोनों का सम आएगा भाई, दोनों का सम यही बनता है ना 550। क्लियर हो गया, जल्दी बता दो। अच्छा फिर मैं आ गया इंटरेस्ट पे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इंटरेस्ट का मतलब ये है कि उसने फॉर द ईयर दिया हुआ है, वो बोला मार्कअप फॉर यानी 2020 के लिए सिर्फ। तो बैलेंस शीट अगर आप एजेड बनाते हैं आज तक की, तो आपकी भी दो अजम्पशंस हैं, या तो आप फिर माने कि पिछला पे हो चुका है तो आप सिर्फ इस साल का दिखा देना लायबिलिटी। मैं क्या कह रहा हूं, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कितने सालों का पे नहीं हुआ, तो पिछले साल का भी तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना। तो मैंने कहा कि अब मैंने इंटरेस्ट पेबल 22 + 57 दिखाया है। बात क्लियर है। अच्छा पीएनएल में 22 + 57 आएगा या सिर्फ 57? सिर्फ 57 क्यों? पीएनएल फॉर द ईयर बनता है। अच्छा इधर देखिएगा, मैंने जब पीएनएल बनाया तो प्लीज यार तुम लोगों ने बताना है इधर इंटरेस्ट एक्सपेंस, इधर देखो 37.99। सर ये तो आपने गलत बात कह दी, आपने कहा 57 जाएगा, पर 57 में से कुछ क्या हुआ है, कैपिटलाइज हुआ है। बात क्लियर है। इधर देखें आप, सर क्या इस एसेट में यूजफुल लाइफ दी हुई है? इस एसेट में यूजफुल लाइफ नहीं दी हुई। अच्छा तुम्हें एक चीज बता रहा हूं मैं सर, शहीद एक बात कह रहे हैं सर, इसमें अजम्पशन गलत नहीं होगी, इंटरेस्ट फॉर द ईयर होता है, लास्ट ईयर पे कर दिया होगा हमने। मैं कह रहा हूँ बेटा मुझे खाली मेरी इलस्ट्रेशन में ये लिखा हुआ बता दो कि मैंने ये पे कर दिया है, नहीं लिखा हुआ भाई। मैं कह रहा हूँ आइडियल सिचुएशन में ये क्या हो जाना चाहिए, पे। अगर ऐसा सवाल आ जाए एग्जाम में तो आप सिंपल एक अजम्पशन लिख दें कि आई अज्यूम दैट दिस इंटरेस्ट हैज बीन रीपेड, तो फिर आपसे कौन सी ले जाना, ये वाली। एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, रीजन बीइंग कि उसने यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दी थी। बात क्लियर है। मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी अजम्पशन पे लेके चल रहा हूँ। अगर आपको एक ही साल का इंटरेस्ट पेबल दिखाना है तो बिस्मिल्लाह आप दिखा दे, पर आपको फिर लिखना पड़ेगा क्या, अज्यूम दैट लास्ट ईयर इंटरेस्ट हैज बीन पेड। बात क्लियर है। मैंने दोनों चीजें आपको बता दी हैं, शहीद जल्दी बता दो, क्लियरिटी है इसमें अंदर, फिर हम आगे चलेंगे इसको लेके। अच्छा अब ये था पीपी का सवाल, इसमें यूजफुल लाइफ भी दी हुई थी, पर मेरे इस वाले केस के अंदर ये एसेट कंप्लीट हो चुका है कौन सी तारीख पे, 30 जून पे। आइडियली ये 6 महीने क्या होना चाहिए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं इसको डेप्रिशिएट नहीं कर रहा, रीजन भी कि मैंने उसमें से वो डेटा हटा दिया है। अगर होता तो हम क्या करते हैं, और मेरे पीएनएल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आता। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है भाई, मैं तुम सबसे पूछ रहा हूँ, क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा जी अब सर इसके बाद कोई इंटरेस्ट इनकम मेरी नहीं है, दैट मीन्स कि मेरा सवाल यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अच्छा क्या मुझे एक बात बताओ, अब तक तुमने जो कि एग्जाम में आज तक आया नहीं है, क्या ऐसा सवाल देखा जिसमें स्पेसिफिक भी हो जनरल भी हो? कब देखा? मैंने कराया ही नहीं है, कल ही देखा, झूठ बोल रहे हो इधर, मैंने कराया ही नहीं है भाई। स्पेसिफिक तो कैसे देख लिया तुम लोगों ने भाई, मसले वाली बात यह है, मैंने सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दी है, मैंने आपको स्पेसिफिक और जनरल का फर्क बताया है। इधर सुनो, मैंने आपको स्पेसिफिक और जनरल का फर्क बताया है, मैंने आपको दोनों की साथ की अकाउंटिंग नहीं बताई है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमसे पूछता हूँ, दिमाग देखते कहां तक जाता है। मेरे पास स्पेसिफिक बोरिंग के 200 मिलियन मौजूद हैं, मैं जनरल बोरिंग लूंगा, रीजन। अच्छा यानी हम अपने पास लिख लेते हैं एक चीज, अगर आपको याद है कि जब भी स्पेसिफिक और जनरल बोरिंग होगी साथ में, जब भी स्पेसिफिक एंड जनरल बोरिंग गिवन होगी, हाँ बिल्कुल समझ ऐसा ही है, जब भी स्पेसिफिक और जनरल बोरिंग गिवन होगी, याद लिख लिया भाई, हम जनरल बोरिंग का पैसा, हम जनरल बोरिंग का पैसा, हम जनरल बोरिंग का पैसा तब तक नहीं निकालेंगे जब तक स्पेसिफिक का पैसा खत्म
ना हो जाए, जब तक इस पैसेट का पैसा खत्म ना हो जाए। देखिए लॉजिक है, मैंने कहा 200 मिलियन मेरे पास मौजूद हैं, उसमें से मैंने 70 मिलियन खर्च कर लिया, कितने बचे? 130। वापस से 200 मिलियन मौजूद हैं, मैंने 70 मिलियन खर्च किया, कितने बचे? अब 130 आपको इनकम कमा के दे रहे होंगे, ये इनकम कहाँ जाएगी? यही सुनना था, नहीं जाएगी पीएनएल में, क्योंकि ये लोन लिया आपने, ये लोन लिया। देखो यही तो गेम है इसके अंदर। वापस रिपीट करता हूँ, 200 मिलियन आपने किसके लिए लिए? क्या आपका अपना पैसा, ये लोन है? अब यहाँ से गेम अलग है, मैं कह रहा हूँ ये लोन एसेट के लिए, इसके ऊपर आने वाली बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगी, आने वाली सेविंग भी क्या होगी? नेट होगी, क्योंकि दोनों इसके लिए है। बात क्लियर है? चलो आगे। मैंने कहा 70 मिलियन खर्च हो गया, 130 मिलियन बच गया, फिर मैंने 80 मिलियन यूज किया, कितना बचा? 50 मिलियन, फिर मैंने 70 मिलियन यूज किया, अब 20, यानी जनरल बोरिंग पे इंटरेस्ट लगना अब शुरू होगा जब मैंने वहां से पैसे विड्रॉ किए। चलो एक और चीज तुमसे वैसे ही पूछता हूँ, मतलब ये माइंड गेम है। अगर 3 बोरिंग है मेरे पास, 3 जनरल बोरिंग के मेरे पास अवेलेबल है, तो फिर जो 20 मिलियन निकालूंगा, नहीं, वो फिर वेटेड एवरेज निकलेगा। यानी अब आपकी चोरिंग यहाँ से शुरू होगी, जैसे ही 20 मिलियन जनरल से निकाले, अब आपको करना ये कि पहले तीनों का क्या निकालना है और फिर उस पर कैपिटलाइजेशन निकालनी है। पहले बताओ सीक्वेंस समझ आई? साथ साथ कितने पैसे थे? 200 मिलियन, खर्च कितने किए? 70, बचे कितने? 130, फिर कितने निकाले? बचे कितने? अभी भी जनरल को टच, वेरी गुड, फिर मैंने 70 निकाले, अब 20। अब जैसे ही आपने देखो ये सीक्वेंस है, इसमें से आउट हुए तो सवाल आपसे गया, ये मैं तुम्हें ट्रिक सिखा रहा हूँ, सुनो। जैसे ही मैंने 20 मिलियन निकाले, वो आपने अपने आप से सवाल करना है, क्या एक ही जनरल बोलेंगे या मल्टीपल है? अच्छा, अगर एक होगी तो वेटेड एवरेज, वेरी गुड, अगर मल्टीपल होंगी इससे बाहर को पूछ नहीं सकता। बात क्लियर है? मिलते हैं अगली क्लास में अगले पास के साथ। अल्लाह हाफिज जी।